हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं हूं श्वेता और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूं यूनिट 1 ऑफ मैनेजमेंट। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट के सिलेबस को इन डिटेल में, तो आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट करने वाले हैं सेशन को, जहां पे हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे और जो कुछ नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे उनको हम नेक्स्ट सेशन की ओर लेकर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से मैनेजमेंट का। तो the very first in this we will discuss about the management. Management क्या है? So management in simple terms if we'll talk, so management is that art of managing the personnel and resources of an organization जहाँ पे हम effectively organizational objectives या goals को achieve कर सके। अब ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं तो हम उन लोगों को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज है हमारा उसको किस तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हैं हम, ये हमारा मैनेजमेंट होता है। अब हम कहीं पे जा रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में है, वहां पे हम चीजों को फील कर पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे एक बहुत प्रॉपर सीक्वेंस है, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज्ड है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो वो हम फील कर पाते हैं मैनेजमेंट को, कि मैनेजमेंट को हम कभी देख नहीं पाते, मैनेजमेंट हमेशा हमें सेंस हो सकता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कहीं का। अब हम बात करें मैनेजमेंट में भी हमने दो कंसेप्ट को पढ़ा है, एक ओल्ड कंसेप्ट होता है आपका और एक न्यू कंसेप्ट होता है। ओल्ड कंसेप्ट में ये माना जाता था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम लोगों से जो अपने काम को करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन वर्क जो करा रहे हैं हम वर्कर्स के थ्रू, वो बस एक मैनेजमेंट है कि हम लोगों के थ्रू अपने काम को मैनेज कर पा रहे हैं। तो ओल्ड कंसेप्ट के थ्रू ये माना जाता था कि जो भी काम हो रहे बस उसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व है, उनके थ्रू हम अपने काम को करवा ले रहे, वो हमारा प्रॉपर एक मैनेजमेंट है। लेकिन जो नया कंसेप्ट मैनेजमेंट का आया, उसने अलग वे में मैनेजमेंट को डिफाइन किया। उसने बोला कि हम लोगों से काम तो करा रहे हैं मैनेजमेंट में, लेकिन ये सिर्फ एक मैनेजमेंट नहीं है कि हम लोगों से काम करा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे मैनेजमेंट खत्म हो जा रहा है। नहीं, नए कंसेप्ट में बोला कि हम मैनेज तो कर रहे हैं लोगों को, तो लोगों को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली हमें मैनेज करना है। जैसे कि हम मैनेजमेंट दूसरे से करा तो रहे हैं, लेकिन किस तरीके से करा रहे हैं, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हमें करना है। तो सबसे पहले बात करें हम इफेक्टिवली। अब इफेक्टिवली में क्या होता है तुम्हारा कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमंस को रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस जो काम कर रहे हैं, अब जो रिसोर्सेज हम यूटिलाइज कर रहे हैं काम करवाने के लिए अपने वर्कर्स से, तो क्या वो रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो पा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? अब हमें ये देखना है कि उसका कोई वेस्टेज ना हो, प्रॉपरली यूटिलाइज हो वो रिसोर्सेज जो हम काम करने में यूटिलाइज कर पा रहे हैं। अब जो ह्यूमंस काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली का मतलब हुआ कि जो हम हमारा वर्कर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके, सही टाइम पे उनके हार्डवर्क को सही जगह पे यूटिलाइज कर सके। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एफर्ट्स जो लग रहे हैं उस काम को करने के लिए वो वेस्ट हो जाए। तो हमें ये दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए अपने काम को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कराना है। ये न्यू कंसेप्ट हमें बताती है मैनेजमेंट की। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का बहुत अलग अलग डेफिनेशंस दिया गया है बहुत सारे ऑथर्स के थ्रू। कुछ डेफिनेशंस मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करें फेडरिक विंसलो टेलर। सो फेडरिक विंसलो टेलर ने मैनेजमेंट को इस तरीके से बोला कि जो मैनेजमेंट है वो एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम एग्जैक्टली ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने लोगों से क्या काम कराना है, और ये मेक श्योर करते हैं हम वहां पे कि जो हम काम करा रहे हैं वो उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में करके दे। कहने का मतलब है कि जो हमारे काम कर रहे हैं वर्कर्स वहां पे उसको प्रॉपरली करें और सबसे कम और किफायती दाम में हमें काम को करके दे। ऐसा नहीं हो कि वहां पे वेस्टेज ऑफ मनी या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए। तो टेलर ने ध्यान दिया उनके, अगर हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक कीवर्ड निकल के आता है कि बेस्ट और चीपेस्ट वे में हमें काम को करके देना है, वर्कर्स को ऐसा काम करना है जो बेस्ट और चीपेस्ट वे में हो। तो अगर एग्जामिनेशन में किसी तरीके से इससे क्वेश्चन अराइज होता है तो हम बस ये सिंपल सा एक कीवर्ड यूटिलाइज कर लेंगे या फिर ध्यान में रखेंगे जिसका है बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। नेक्स्ट हम बात करें मैरी पार्कर फोलेट। अब उन्होंने मैनेजमेंट को अपने वे में किस तरीके से डिफाइन किया, उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम लोगों के थ्रू अपने काम को करा रहे हैं। सो अगर हम मैरी पार्कर फोलेट की डेफिनेशन की अगर कीवर्ड को सर्च करने की कोशिश करेंगे तो सिंपली हम बोल सकते हैं इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। नेक्स्ट हम बात करें हेरोल्ड कुन्स। हेरोल्ड कुन्स ने किस तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन किया, उन्होंने बोला मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जो हम दूसरों से अपने काम को तो करा रहे हैं,
अब कैसे लोगों से काम को करा रहे, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप्स ऑफ पीपल काम करते हैं, तो वो जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स है ना, जिसमें लोग इन्वॉल्व है उस ग्रुप्स के अंदर, उन लोगों से हम अपने काम को करा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने मैनेजमेंट को एक ऐसा आर्ट बोला है जिसमें वी आर गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल हु आर फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्रुप। तो इनके कीवर्ड में क्या हो जाएगा, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, ये इनके डेफिनेशन का कीवर्ड निकल के आता है। अब हम बात करेंगे क्राइटनर की। क्राइटनर ने किस तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन किया। क्राइटनर ने बोला कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम ध्यान देते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हम सक्सेसफुली अचीव कर सकें। किस तरीके से अचीव करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन में हम गोल्स को अचीव करना है तो हमें रिसोर्सेस तो यूज करने होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, तभी हम अपने किसी काम को कर पाएंगे। तो जो हम रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, हमें यहाँ पे भी दिया है इनके डेफिनेशन में कि हमें जो रिसोर्सेज हम यूटिलाइज करें ऑर्गेनाइजेशन में, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। तो इनके डेफिनेशन से हम ये कीवर्ड निकाल सकते हैं कि इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द स्केयर रिसोर्सेस। यहाँ पे भी हमें लोगों से ही काम कराना है, लेकिन अपने ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कराते हुए हमें लोगों के थ्रू यहाँ पे काम कराना है। तो अगर आप चाहो तो कुछ डेफिनेशंस इस तरीके से लिख सकते हो कि इधर ऑथर्स नेम कर दो, आप इधर कीवर्ड्स याद कर लो, ताकि आपको पूरा लॉन्ग डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं पड़े, आप कीवर्ड से समझ जाओगे कि ये किसने बोला है। तो एक साइड आप ऑथर्स कर लो, एक साइड कीवर्ड्स कर लो। जो जो मैंने कीवर्ड्स बताया उस तरीके से ही आप बहुत और भी डेफिनेशंस के अंदर हाईलाइट करके निकाल सकते हो, ताकि ये इजी पड़ जाए आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, वहां पे टोटल हम 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉप लेवल पढ़ेंगे, मिडिल लेवल पढ़ेंगे और लोअर लेवल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है और कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारे डायरेक्टर्स आते हैं, सीईओ आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं। ये सारे टॉप लेवल होते हैं और इनके पास अल्टीमेट पावर या फिर ऑथोरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजंस लेने की। ये बोल सकते हैं कि ये सबसे ऊपर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इनके नीचे फिर जो लोग होते हैं वो काम करते हैं, ये ऊपर होकर ऑर्डर्स देने का काम नीचे वाले लेवल ऑफ मैनेजर्स को करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें हमारा डायरेक्टर्स आ गए हैं, सीईओ हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए। टॉप लेवल जो मैंने बोला है कि इनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजंस लेने का, डिसीजन मेकिंग का पावर इन्हीं के पास होता है। अब बात करें, इनफैक्ट ये जो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शंस होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी टॉप लेवल ही ध्यान में रखते हुए उसको पूरी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लेवल को कोऑर्डिनेट करके चलती है। मैनेजमेंट में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करके एक साथ इकट्ठे लेकर चलती है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के मैं कुछ रोल्स बता देती हूँ ताकि इजी हो जाए आपको समझना कि टॉप लेवल में आखिर क्या काम होता है, टॉप लेवल मैनेजर्स किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, उनका पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करने का काम होता है। ऑर्गेनाइजेशन है, अब ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है तो किसी गोल्स या मोटिव पे रन करेगी, तो जो स्ट्रैटेजिक गोल्स को डिफाइन करते हैं वो टॉप लेवल का ही काम होता है। स्ट्रैटेजिक गोल्स, अब स्ट्रैटेजिक गोल्स से आप यहाँ पे कीवर्ड समझ सकते हो कि स्ट्रैटेजिक जहाँ पे वर्ड आ गया तो वो लॉन्ग टर्म की बात करेगा, तो स्ट्रैटेजिक गोल्स आपका लॉन्ग टर्म गोल्स हो गया। तो जो टॉप लेवल है वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करते हैं, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस पॉलिसीज पे ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी, जिस पे सारे लेवल्स ऑफ मैनेजर्स काम करेंगे। तो ये सारे जो काम है ये टॉप लेवल मैनेजर्स के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टॉप लेवल मैनेजर्स और क्या क्या काम करते हैं। जो डिपार्टमेंटल बजट्स हो गए, अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक डिपार्टमेंट तो हो नहीं सकता, वहां पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करती हैं। जैसे कि जो डिपार्टमेंटल बजट्स हो गए वो हमारा टॉप लेवल ही बनाने की, टॉप लेवल का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपार्टमेंटल बजट्स को तैयार करना। जो शेड्यूल्स हो गए जिस पे काम होंगे, कब कौन सा काम खत्म करना है, किसे प्रायोरिटाइज करना है, काम को किसे नीचे रखना है, किसे ऊपर रखना है, ये सारे जो शेड्यूल्स भी प्रिपेयर होते हैं ना वो टॉप लेवल ही हमारे प्रिपेयर करते हैं, जिसके पर मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स काम करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जो मैंने ऊपर डिस्कस किया कि ये स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज, स्ट्रैटेजिक गोल्स को फॉर्म करने का काम करते हैं। नेक्स्ट मिडिल लेवल मैनेजर्स, अब उनको हायर करने का काम कौन करेगा, वो टॉप लेवल करेगा। उसी तरीके से लोअर लेवल को कौन करेगा हायर करने का काम, वो मिडिल मैनेजर्स करेंगे। तो उसी तरीके से टॉप लेवल मैनेजर्स मिडिल लेवल वाले पोजीशंस वाले मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव्स को हायर करते हैं।
जैसे जिसमें डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए, आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, एचआर हो गए, मार्केटिंग हो गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब उस डिपार्टमेंट को भी रन करने के लिए, वहां के लोगों से काम कराने के लिए कोई एक मैनेजर तो चाहिए अपने डिपार्टमेंट का। तो उस डिपार्टमेंट में जो मैनेजर्स को हायर करने का काम करते हैं वो हमारा टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं। नेक्स्ट बात करिए कि और क्या क्या इनका काम हो सकता है। जो मैंने बताया कि सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, सारे के ऊपर ध्यान रहता है इनका, सारे देखना पड़ता है इन्हें हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं, कहाँ पे हमें ज्यादा एफर्ट देना चाहिए, कहाँ पे लो एफर्ट की जरूरत है, कहाँ मैक्सिमाइजेशन जरूरत है, कहाँ हमें मिनिमाइज करना है चीजों को, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट हम बात करें तो इनकी ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाहरी दुनिया, मतलब इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन को तो वो रन कर रहे हैं, इंटरनल एनालिसिस कर रहे हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, जो एक्सटर्नल एनालिसिस है या फिर वो जिस एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं उसको एनालाइज करने का, उनको देखने का, उनके टच में रहने का भी काम हमारा टॉप लेवल का ही होता है। वो जो चेंजेस देखेंगे वही वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके अकॉर्डिंग ही काम करवाएंगे, उसको लाके इम्प्लीमेंट करवाने का काम करेंगे। नेक्स्ट बात करें गाइडेंस एंड डायरेक्शंस। अब ये गाइडेंस एंड डायरेक्शंस तो अपने लोअर लेवल्स मैनेजर्स को देंगे जो इनसे नीचे काम कर रहे होंगे, जैसे मिडिल हो गए या लोअर लेवल। तो ये जो गाइडेंस एंड डायरेक्शंस का काम होता है ये भी हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स का ही होता है। नेक्स्ट बात करें टॉप लेवल मैनेजर्स। अब जो शेयर होल्डर्स मीटिंग्स आपने सुना होगा, अब कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, शेयर होल्डर्स जिनका स्टेक है हमारे कंपनी में, उनको तो पता होना चाहिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है फाइनेंशियली एंड एवरी वे, कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब इसका रिपोर्ट कौन करेगा या फिर इसका रिजल्ट कौन बताएगा, वो भी हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स ही बताते हैं। शेयर होल्डर्स मीटिंग्स होती है, आपने देखा होगा कि जो कंपनी होती है उनकी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए या फिर कॉन कॉल कॉन्फ्रेंसेस आपने सुना होगा, उसमें टॉप लेवल प्रेजेंट होते हैं, दे नो, वो बताएंगे कि कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, आगे आने वाले साल में हम कंपनी को किस तरीके से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें टॉप लेवल मैनेजर्स बता रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसलिए जो टॉप लेवल मैनेजर्स है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हाँ, इट माइट बी पॉसिबल, उनके बिना ऑर्गेनाइजेशन रन करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो टॉप लेवल मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली रन करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है। नेक्स्ट बात करें हम मिडिल लेवल मैनेजर्स। अब जो मिडिल लेवल मैनेजर्स है वो कौन होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर्स आपके ब्रांच मैनेजर्स हो गए। ऑर्गेनाइजेशन तो अब ऐसा तो नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही जगह पे हो सकती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस भी हो सकते हैं हर एक अलग अलग जगह पे। तो उसके लिए भी तो मैनेजर्स की जरूरत है ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके अपने लोगों से। एक लोग तो काम करते नहीं है किसी ब्रांच के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके लिए भी हम मैनेजर्स को हायर करते हैं ताकि वो सारे लोगों से प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके काम करा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो भी फ्लॉज है, जो नहीं हो पा रहा है चीजें, उसको वो ओवरलुक करे, वो उसको वो लुक करके उसके ऊपर ध्यान दे सके कि किन चीजों को हमें सुधारने की जरूरत है। तो जिसके लिए हम ब्रांच मैनेजर्स और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को हायर करते हैं, ये भी हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स में ही आते हैं। नेक्स्ट मिडिल लेवल मैनेजर्स, अब जैसे कि मैंने बोला कि जो टॉप लेवल है वो वहां से ऑर्डर फ्लो होता है लोअर लेवल को, उनको रिपोर्ट करने का काम कौन करेगी? मिडिल लेवल मैनेजर्स टॉप लेवल को रिपोर्ट करने का काम करेगी। और जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं डिपार्टमेंट में, जो अभी मैंने बोला कि डिपार्टमेंट में है तो अब लोग हैं वहां पे, बहुत सारे काम कर रहे हैं लोग, तो उनके ऊपर भी तो किसी ना किसी को कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग रखना पड़ेगा। वो उसके लिए हम मिडिल लेवल मैनेजर्स को हायर करते हैं ताकि वो उनके ऊपर प्रॉपरली मॉनिटरिंग रख के काम को सही ढंग से करा सकें। अब इसमें बात करें हम कि और क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए चीजें ऐसी हो सकती है ना कि ऑर्गेनाइजेशन है, जरूरी तो नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन छोटी भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, इट डिपेंड्स कि कितने लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस साइज की ऑर्गेनाइजेशन है। अब छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे एक मिडिल मैनेजर से हमारा काम हो सकता है, माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर द लॉन्ग ऑर्गेनाइज और फॉर द बिगर ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे लोग ज्यादा होंगे, वहां पे वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा, तो लोग भी ज्यादा होंगे, चीजों को मैनेज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो वहां पे हो सकता है कि एक मिडिल मैनेजर से काम नहीं हो, तो वहां पे हमें दो मिडिल मैनेजर्स को हायर करना पड़ेगा। वहां पे डिपेंड करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के आपके साइज के ऊपर और वहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में उसमें एक से भी काम चल सकता है, लेकिन जो
बिगर ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े साइज की ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके ब्रांचेस ज्यादा हैं, उनमें हमें ज्यादा लेवल्स ऑफ मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स चाहिए होंगे। नेक्स्ट बात करें इनके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें इनके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। एग्जीक्यूट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज है वो तो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो फॉर्मुलेट करके किसको दे रहे हैं, वो मिडिल मैनेजर्स को दे रहे हैं। मिडिल मैनेजर्स उनको एग्जीक्यूट करेगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो मिडिल मैनेजर्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऊपर से उन्हें मिल रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी पॉलिसीज दे रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी चीजें डिफाइन कर रही है, हमारी पॉलिसीज हो गए, हमारे स्ट्रैटेजीज हो गए, गोल्स हो गए, ये सारे जो फॉर्मुलेट कर रहे हैं वो उनको एग्जीक्यूट करने का काम हमारा मिडिल मैनेजर्स करते हैं। नेक्स्ट, मिडिल मैनेजर्स जो है, जिस तरीके से मैंने बोला कि टॉप लेवल है तो वो मिडिल मैनेजर्स या फिर मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स को हायर करते हैं, उसी तरीके से मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो लोअर लेवल मैनेजर्स को हायर करने का काम करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो वो भी जो है कोऑर्डिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सारे एक्टिविटीज ढंग से हो रही है कि नहीं हर एक डिपार्टमेंट में, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम हमारा मिडिल लेवल मैनेजर्स करता है। जो लोअर लेवल मैनेजर्स जो काम कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करने का काम, उन्हें इंस्पायर करने का काम भी कहीं ना कहीं मिडिल मैनेजर्स करती हैं कि ताकि प्रोडक्टिविटी लेवल हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का हाई हो। नेक्स्ट हम बात करें तो और क्या हो सकता है, लोअर लेवल मैनेजर्स को डिस्कस करते हैं। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजरी आ गए, तो सुपरिटेंडेंट्स आ गए आपके, उसके बाद जो भी सेक्शन ऑफिसर्स हो गए, फोरमैन हो गए, ये सारे लोअर लेवल्स में आते हैं। जैसे कि सुपरवाइजर्स हो गए आपके, फोरमैन हो गए, सेक्शंस ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट्स, ये सारे आपके लोअर लेवल मैनेजर्स हो गए। लोअर लेवल जो मैनेजर्स है ना, वो डायरेक्टली नहीं हो सकता है कि वो डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करते हैं वो टॉप लेवल को, मिडिल लेवल मैनेजर्स को अपने कंसर्न्स बताएंगे और मिडिल लेवल मैनेजर से वो कंसर्न रेज होकर टॉप लेवल तक जाते हैं। तो सबसे पहले इनकी बात करें कि इनके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये जो है वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको जॉब या टास्क को असाइन करने का काम करते हैं, किसे कौन सा काम देना है, इसकी ड्यूटी भी हमारी लोअर लेवल मैनेजर्स की होती है। नेक्स्ट हम बात करें और क्या क्या काम कर सकते हैं, वो एम्प्लॉयज को डे टू डे टास्क में गाइड करने का काम करेंगे कि उन्हें किस तरीके से काम करना है हर दिन, उसका भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोअर लेवल मैनेजर्स के ऊपर होता है हमारा। वो ध्यान रखते हैं कि जो चीजें हैं, ट्रेन करने का स्टाफ को, मॉनिटर करने का, अब जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके ऊपर भी तो हमें नजर रखना होगा कि वो सही ढंग से काम को कर रहे हैं कि नहीं, वरना हो सकता है कि वो काम तो कर रहे हैं बट वो इफेक्टिव ना हो, उसमें रिसोर्सेज का वेस्टेज हो सकता है, प्रॉपरली वो टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, तो वो ही लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं वो स्टाफ्स के ऊपर मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि सही ढंग से वो काम को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कहाँ पे उन्हें गाइडेंस की जरूरत है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन मेंटेनेंस का काम जो वर्क प्लेस पे होता है, वर्क प्लेस पे तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अब जो काम हो रहा है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, तो वहां पे जो डिसिप्लिन मेंटेनेंस का काम होता है वो हमारा लोअर लेवल मैनेजर्स करते हैं। नेक्स्ट, जो भी ड्यूटीज हो गए आपके एम्प्लॉयज, अब जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अब वो आपस में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज हो वर्कर्स के बीच में, तो वो कन्फ्लिक्ट अराइज होगी तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अच्छा नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जो लोअर लेवल मैनेजर्स है ना, वो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम ना रुके और एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं मैनेजमेंट के। तो इसको अगर सम अप करना चाहें हम तो ये बोल सकते हैं कि जो तीनों लेवल है वो कहीं ना कहीं तीनों लेवल अपने अपने जगह पे ऑर्गेनाइजेशन को एक रन करने के लिए, प्रॉपरली और स्मूथली रन करने के लिए बहुत जरूरी है। टॉप लेवल भी अपने प्लेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल भी और लोअर भी, ये तीनों कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें यूनिवर्सल, तो मैनेजमेंट हमारा यूनिवर्सल है। अब किस तरीके से यूनिवर्सल हो सकता है मैम, सबसे पहले बात करें, अगर मैं अभी आपका क्लास ले रही हूँ तो मैंने किसी चीज को मैंने मैनेज करते हुए लिया होगा कि मैंने अपने टाइम शेड्यूल्स को देखा कि मैं किस टाइम के अकॉर्डिंग अपने क्लास को शेड्यूल कर सकती हूँ, सारी चीजें मैं वर्चुअली ले रही हूँ तो हो सकता है टेक्नोलॉजी को मैंने सारी चीजों को देखते हुए क्लास को शेड्यूल किया है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने शेड्यूल किया और चीजें आपके एंड से भी हो सकती है कि आप ये क्लास ले रहे हो तो आपने भी कहीं ना कहीं अपने टाइम को
मैनेज करते हुए, क्लास का टाइम देखते हुए आपने इस क्लास को अटेंड किया है, तो आपने भी अपनी ओर से चीज़ों को मैनेज किया, मैंने अपनी तरफ से किया। तो ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट का काम सिर्फ मैं कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आप भी कर रहे हो। तो हर एक सेक्टर्स में, हर एक इंडस्ट्री में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है मैम। इट इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी सेक्टर एंड एवरी इंडस्ट्री। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, हॉस्पिटैलिटी में भी हमें ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट जो है वो किसी एक सेक्टर में हमें देखने को मिलता है, हर जगह मैनेजमेंट है, तभी काम प्रॉपरली हो सक रहा है। नेक्स्ट हम बात करें गोल ओरिएंटेड। अब जो भी हम काम कर रहे हैं, मैं ये क्लास ले रही हूँ तो मेरा गोल है कि चीजें बच्चों को समझ आनी चाहिए। आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो, आपका भी उसके पीछे कोई ना कोई गोल या मोटिव छुपा है। जैसे कि आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? मैम हमें यूजीसी नेट जीआरएफ क्लियर करना है मैनेजमेंट में। तो आप अपने गोल पर्पस को लेकर आ रहे हो यहाँ पे क्लास अटेंड करने के लिए। मैं अपने गोल पर्पस के हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ कि हाँ बच्चे को चीजें समझ आनी चाहिए इस क्लास को अटेंड करने के बाद। तो हर कोई अगर अपनी चीजों को मैनेज कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी एक गोल या मोटिव छुपा है इंसान का। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड है। नेक्स्ट हम बात करें, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस। नाउ क्यों मैम ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है मैम? बिकॉज आज हम चीज़ों को कर रहे हैं मैनेज, तो ऐसा तो नहीं है अगर आज मैं आपका क्लास ले रही हूँ वर्चुअली, तो अब ऐसा तो नहीं कि मैं आज क्लास ली और कल नहीं लूंगी। कल भी मैं चीज़ों को मैनेज करूंगी, शेड्यूल करूंगी, उसके अकॉर्डिंग क्लास लूंगी। तो मैनेजमेंट जो है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आज कर रहे हैं हम कल नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट रुकता नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आज आप क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको यूजीसी नेट जीआरएफ क्लियर करना है मैनेजमेंट में, तो ऐसा तो नहीं है कि आज आपने क्लास किया अब कल नहीं करोगे। आप भी अपने एंड से इसे तब तक करोगे जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है, आपके एग्जाम हो नहीं जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एक कॉन्टिन्यूएशन प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करें, मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। अब ये इंटीग्रेटिंग प्रोसेस कैसे हुआ मैम? इसमें हम क्या करते हैं, सारी चीजों को लेकर चलते हैं। जैसे कि इंटीग्रेट करना, कंपाइल करना, कोऑर्डिनेट, जो भी बोल लो। जैसे कि हो गया आपका ह्यूमन, हो गया फिनेंशियल रिसोर्सेज, हो गए फिजिकल, ये सारे रिसोर्सेज को हम कहीं ना कहीं साथ में लाते हैं, ताकि हम इन सारे रिसोर्सेस को कहीं ना कहीं हम साथ में लाते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या पर्पस को कहीं ना कहीं मीट कर सकें। जो भी रिसोर्सेज, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है तो वो कोई एक रिसोर्सेज पे तो नहीं होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज उसमें इन्वॉल्व होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे, फिजिकल हो सकते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज को जब हम कंपाइल करके, कोऑर्डिनेट करके किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, तो हो गया ना ये इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। हम सारे रिसोर्सेज को एक साथ इकट्ठे लेकर चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर रहा है ना, आपस में चीजें मिलकर साथ में काम कर रही है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करें, मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल। नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास ओनली आई हैव टोल्ड यू कि मैनेजमेंट को हम सिर्फ सेंस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि एक इनटैंजिबल है। हम मैनेजमेंट को ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, हम बस उसे फील कर सकते हैं। अब सपोज मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आप कहीं शादी में गए, अब देख रहे हो कि चीजें बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, डेकोरेशंस आर वेरी नाइस, फूड्स आर वेरी नाइस। तो आप बोल रहे हो ना कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा मैनेजमेंट रखा है इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ के डेकोरेशंस बहुत अच्छे है, खाना भी बहुत अच्छा है, यहाँ कुल मिला के बहुत अच्छा लग रहा है, सारी चीजें बहुत अच्छी है। तो आप उसके कैसे कर रहे हो? आप उसको सेंस कर पा रहे हो या फील कर पा रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि आपने छू लिया और आपको पता चल गया कि चीजें अच्छी है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट है वो इनटैंजिबल है, हम उसे टच या सीन नहीं कर सकते, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। अब मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे? जैसे कि मैंने बोला कि मैनेजमेंट किसी हमें एक सेक्टर या इंडस्ट्री में जरूरत नहीं होता है, मैनेजमेंट हर जगह है। आपको हर सेक्टर में हर तरफ मैनेजमेंट दिखाई देगा। चीजें अभी जितनी रन कर रही है, जितना सब कुछ आसपास एनवायरमेंट में हो रहा है, सब कुछ मैनेजमेंट है, सब कुछ कहीं ना कहीं मैनेज करके चीजें हो रही है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। अब मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस मैम, ह्यूमंस इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें। अब ह्यूमंस जहाँ पे इन्वॉल्व होंगे मैम, वहां पे तो सोशल प्रोसेस आना ही आना है। ह्यूमंस है, दैट मीन्स कि सोशलाइजेशन वहां पे हो रहा है, ह्यूमंस आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट किसी एक लोग से तो हो नहीं सकता है, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो, तो वहां पे सोशलाइजेशन ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जा रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। नाउ मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। अब मैम ये सिचुएशन पे डिपेंड कर सकता है हमारा।
हो सकता है मैं अभी इस टाइम पे आज आपकी क्लास ले रही हूँ, कल किसी और टाइम पे लूंगी, तो उस समय मुझे चीजों को मैनेज करके चलना होगा। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन पे वैरी कर रहा है ना हमारी चीजें। तो इसीलिए बोलते हैं कि मैनेजमेंट हम सिचुएशन के हिसाब से भी करते हैं, अपने कंडीशंस के हिसाब से कर सकते हैं, इसीलिए ये वैरी कर सकता है, इट नॉट ऑलवेज बी द सेम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारे अपने अपने एक्सपर्ट्स ने अपने अपने वे में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन किया है, लेकिन बात करूं वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब कि जो सबसे ज्यादा हम बोले एग्जाम में भी जिससे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, वो आपका फ्योल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया। तो सबसे पहले बात करें कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में मैम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने किस वे में फंक्शंस को डिफाइन किया है। तो हम जॉर्ज एंड जेरी की बात करें तो उन्होंने क्या बोला कि मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, चीजों को प्लान कर रहे हैं मैम, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके ऑर्गेनाइज करने के बाद उस पर काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं हम चीजों पे, उसके बाद मैम हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि चीजें सही ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जॉर्ज एंड जेरी ने इसको बस 4 फंक्शंस दिए हैं मैनेजमेंट के, जो कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग हो गया आपका। नेक्स्ट हेनरी फ्योल, जो मैंने बोला है कि सब अगर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो वो हेनरी फ्योल के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से मिल सकते हैं। मैम हेनरी फ्योल के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। इसको मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूंगी एक एक फंक्शंस को कि उसके अंदर क्या है। नेक्स्ट बात करें हम ल्यूथर ग्यूलिक, ल्यूथर ग्यूलिक ने किस वे में मैनेजमेंट के फंक्शन को डिफाइन किया है? प्लानिंग हो गया आपका, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, इन्होंने इस वे में डिफाइन किया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। आप सिंपली कुछ काम करना कि एक साइड आप एक्सपर्ट्स के नाम लिख लो, दूसरे साइड आप उनके फंक्शंस को बस लिख लो। कुछ जो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं वो एटलीस्ट आप नोट डाउन करके उसको एटलीस्ट याद रख सकते हो, ताकि उससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वहां पे आप ना फंसो। नेक्स्ट बात करते हैं कुन्स एंड ओडॉनिल, उन्होंने कैसे डिफाइन किया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले चीजों को प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, उसके हिसाब से हमने चीजें प्लान किया, उसके हिसाब से हमने उसको ऑर्गेनाइज किया प्रॉपर वे में। उसके बाद स्टाफिंग, वहां पे लोग इन्वॉल्व होंगे उस काम को करने के लिए। उसके बाद उनको गाइड करो, आप डायरेक्ट करो, लीड करो कि किस तरीके से काम को करना है। उसके ऊपर फिर मॉनिटर करो कि वो सही ढंग से उस काम को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर, तो हम बोल सकते हैं कि चलिए हम आते हैं अब फंक्शंस जो कि हमें पढ़ना है एग्जैक्टली, और जो हमारा प्योर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं डिस्कस करती हूँ डिटेल में कि उसमें होता क्या है। तो सबसे पहले मैम बात करें प्लानिंग की, पहले मैंने जो कुछ एक्सपर्ट्स के बताए हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में, और उसके अकॉर्डिंग आप बस उनके जो इतने फंक्शंस है उनको याद कर लो। इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हो ना तो बहुत ईजी वे में आपको चीजें ग्रैप्स हो जाएंगी। तो वैसे ही आपको डेफिनेशंस के भी नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फ्योल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या हो गया आपका? मैम सबसे पहले हो गया प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है? अब मैं कल अगर मैं क्लास कंडक्ट कराती हूँ तो मैं उसके लिए आज से प्लान करूंगी, मैं सोचूंगी कि किस टाइम पे मुझे किस तरीके से क्लास को लेनी है। तो ये आपका प्लानिंग हो गया। यहाँ पे सिंपल वे में समझो तो प्लानिंग इज समथिंग विच वी आर डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, जो हमें काम करना है उसके बारे में हम पहले से डिसाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल प्लानिंग। नेक्स्ट हम बात करें प्लानिंग, प्लानिंग के प्रोसेस को। अब प्लानिंग कर रही हूँ मैं चीजें तो देखते हुए करूंगी इन्वायरमेंट को कि किस तरीके से हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करेंगे कि हमें हाँ क्या चीज हमें अचीव करना है, किस चीज के लिए हम ये प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब हम प्लान कर रहे हैं चीजें तो ऐसा तो नहीं है कि हम किसी एक प्लान के ऊपर काम करेंगे, हमारे पास डिफरेंट प्लान्स हमें फॉर्मुलेट करना होगा, ताकि कोई एक प्लान काम नहीं करता है तो कहीं ना कहीं हम दूसरे प्लान पे अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि वी डेवलप द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हम बहुत सारे प्लान्स अपने पास लेकर चलते हैं, उसमें से हम इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा प्लान पे हमें काम करना है। उसके बाद जब बहुत सारे प्लान्स हमने ले लिए उसके ऊपर हम सोचेंगे कि किस प्लान पे हमें काम करना है, जो बेस्ट प्लान होगा ना, जैसे सपोज प्लान ए हो गया, प्लान बी हो गया, प्लान सी। अब इन तीनों प्लान्स में हम जो बेस्ट प्लान हुआ, सपोज प्लान बी इज वेरी बेस्ट, तो हम उसको पिक करेंगे और उसके ऊपर चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे।
उसके बाद हम देखेंगे कि प्लान बी के अकॉर्डिंग हमारा काम सही हो रहा है कि नहीं। वेट, अगर प्लान बी के अकॉर्डिंग हमारी चीजें सही नहीं जा रही है तो वी विल देन पिक द प्लान ए, हम प्लान ए के ऊपर फिर काम करेंगे। इसीलिए हम बहुत सारे प्लान्स को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ बैकअप प्लान, मतलब कोई एक प्लान फेल हो जाता है तो आप दूसरे प्लान को इंप्लीमेंट करा के अपने काम को कंप्लीट कर सकते हो। ये आपका प्लानिंग प्रोसेसेस में आ गया। नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ प्लान। अब टाइप्स ऑफ प्लान में बहुत डिफरेंट प्लान्स को क्लासिफाई किया गया है, तो एक एक करके हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लान में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले बात करें स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज प्लान्स। मैम ये अपने टर्म से ही हमें बता रहा है, रिपीटेड यूज प्लान्स का मतलब हुआ कि जो बार बार हम रेकरिंग नेचर का हो गया, जो बार बार हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें रिपीटेड यूज प्लान्स में, अब हमने एक प्लान को फॉर्मुलेट किया, अब हम हर दिन उसी के अकॉर्डिंग काम किए जा रहे हैं, तो वो आपका रिपीटेड यूज प्लान्स हो गया। नेक्स्ट बात करें सिंगल यूज प्लान्स। अब जैसे रिपीटेड यूज प्लान्स में मैम उसको समझने के लिए थोड़ा हमें इजी वे में कैसे समझ सकते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करे, ऐसा तो नहीं है कि उसने आज ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म किया अब वो कल दूसरे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करेगी, तो इसीलिए वो एक बार ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन करती है उसके ऊपर काम करती है। नेक्स्ट आपका हो गया गोल्स। तो गोल्स के ऊपर भी, गोल्स एक बार फॉर्मुलेट हो गया उसके ऊपर काम किए जा रही है ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटजीज हो गए, पॉलिसीज, प्रोसेस, नॉर्म्स एंड मेथड्स, ये इसी के ऊपर लगातार ऑर्गेनाइजेशन काम करती रहेगी। इसीलिए बोलते हैं हम कि ये रिपीटेड यूज प्लान्स होता है, एक बार बनाया उसके ऊपर ही ऑर्गेनाइजेशन ऑनगोइंग प्रोसेस में काम किए जा रही है। नेक्स्ट आपका हुआ सिंगल यूज प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स क्या हुआ मैम? सिंगल यूज प्लान जो आप एक बार फॉर्मुलेट करो, एक ही बार किसी पर्पस को मीट कर ले रहे हो, प्लान वहीं आपका खत्म हो जा रहा है। तो सिंगल यूज प्लान इज समथिंग विच यू आर फॉर्मुलेटिंग एट वंस फॉर मीटिंग द पर्पस, वंस यू मीट द पर्पस द प्लान गेट्स एंड देयर। तो एक ऐसा प्लान जो हम एक बार बना रहे हैं और जैसे ही वो पर्पस हमारा मीट हो जा रहा है वो प्लान वहीं खत्म हो जा रहा है। और बोल सकते हैं कि सिचुएशन भी हो सकता है कि आज आपने जो प्लान बनाया, आज का आपका पर्पस मीट हो गया, कल आप फिर दूसरा प्लान फॉर्मुलेट करोगे दूसरे पर्पस को मीट करने के लिए। नाउ अब क्या हो सकते हैं सिंगल यूज प्लान्स में मैम? तो बजट हो गया आपका, प्रोग्राम्स हो गया। बजट आपने आज फॉर्मुलेट किया, आज आपने उस बजट के अकॉर्डिंग काम किया, हो सकता है 6 महीने के बाद आप दूसरे बजट को ले आओ, 1 ईयर के बाद आप दूसरे बजट को उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाओगे। प्रोग्राम्स आप हो सकता है डिफरेंट फॉर्मुलेट करो, तो ये वैरी करेगा आपके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। इसीलिए बोलते हैं कि एक सिंगल यूज प्लान ऐसा हो गया जो कि एक बार आपने लाया, उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया, फिर आप 6 महीने 1 साल के बाद देखोगे कि फिर उसके ऊपर फिर हम क्या चेंजेस लाके काम को करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नेचर के बेसिस पे प्लान को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हो गया आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मैंने बोला था की टर्म है ये, स्ट्रैटेजिक से आपको समझ जाना है लॉन्ग टर्म, तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करेगा जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है फॉर्मुलेट करने का। ऑपरेशनल प्लानिंग्स आपका डे टू डे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है वो उसके ऊपर देखता है कि प्रॉपरली उसके लिए आपको प्लान करना होता है कि हर दिन हमें काम किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कराना है। नेक्स्ट हो गया आपका टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग भी एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग ही होता है जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को फॉलो करते हुए चलता है। तो टैक्टिकल प्लानिंग वही हो गया आपका, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, टैक्टिकल प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शंस दैट आर इंटेंडेड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रिजल्ट्स विद इन अ रिस्ट्रिक्टेड टाइम फ्रेम। किसी एक टाइम फ्रेम में आप किसी रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, इसीलिए मैंने बोला कि ये शॉर्ट टर्म होता है, किसी एक टाइम फ्रेम में आप किसी रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए जो प्लान्स को फॉर्मुलेट कर रहे हो वही आपका टैक्टिकल प्लानिंग हो गया। इसीलिए बोल रही कि ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को फॉलो करते हुए चलता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए ताकि ये आपको समझ आए। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को फॉलो करते हुए चलता है। कंटीजेंसी प्लानिंग जो मैंने ऊपर बताया कि मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट आपका सिचुएशनल, उसी तरीके से कंटीजेंसी इज अ कीवर्ड फॉर सिचुएशनल। तो कहीं ना कहीं प्लान सिचुएशनल भी हो सकता है, जिस अकॉर्डिंग सिचुएशन अराइज होगी उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे चीजों को, इसीलिए बोलते हैं कि प्लानिंग कंटीजेंसी भी हो सकती है। नेक्स्ट हम मैनेजरियल लेवल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो टॉप लेवल प्लानिंग में आपका ओवरऑल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, गवर्निंग बॉडी हो गए, वो सारे जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है वो हमारा टॉप लेवल मैनेजर्स काम करता है उसके ऊपर फॉर्मुलेट करने का। नेक्स्ट हो गया आपका मिडिल लेवल प्लानिंग, उसको एग्जीक्यूट करेंगे किस तरीके से, और इनको कभी कभी हम टैक्टिकल प्लानिंग के भी नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या हो गया कि
ये किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइज करके काम करना है, वो काम हमारा मिडिल लेवल मैनेजर्स या मिडिल लेवल प्लानिंग करती है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस वी हैव टू यूटिलाइज ऑप्टिमली सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट द प्लान प्रॉपरली। तो ये हमारा मिडिल लेवल प्लानिंग करता है। लोअर लेवल प्लानिंग क्या हो गया, इसको हम कभी कभी ऑपरेशनल या फिर एक्टिविटी प्लानिंग भी बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल, इनका जो स्कोप है ना वो बहुत लिमिटेड होता है। अब लोअर लेवल पे है, उनका काम उतना ब्रॉड नहीं होगा चीजों को करने का, इसीलिए बहुत लिमिटेड होते हैं अपने रोल से या पार्ट से, बोल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें, मैम टाइम पीरियड के भी बेसिस पे प्लान वैरी करता होगा, बिल्कुल करता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो मैंने बोला, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपका 5 ईयर्स के स्पैन से ज्यादा हो सकता है। इंटरमीडिएट प्लानिंग हो गया जो कि 5 ईयर्स से कम होता है, काइंड ऑफ ये 3 to 5 ईयर्स के बीच में लाई करता है। एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो गया जो कि आपका 6 to 18 मंथ्स का होता है, जो कि लेस देन 1 ईयर आप बोल सकते हो कि उससे भी कम का हो सकता है। तो ये आपका टाइम पीरियड के बेसिस पे हो गया। नेक्स्ट फंक्शन हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग वर्ड में ही क्लियर है कि चीजें ऑर्गेनाइज हो रही है, या फिर अरेंज बोल सकते हो कि यहाँ पे चीजें अरेंज्ड है। तो ऑर्गेनाइजिंग कौन सा फंक्शन हुआ आपका मैनेजमेंट का, वहां पे जहां पे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज है, जो मैंने पहले बोला कि जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, फाइनेंशियल हो गए, इन सारे रिसोर्सेज को हम ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं ताकि किसे कौन सा काम देना है, ड्यूटी असाइनिंग का काम हो गया आपका, किससे कौन सा काम कराना है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में होती है कि हम जहाँ पे एक हायरार्की फॉर्म करते हैं कि किस तरीके से काम को करवाना है और किन लोगों से काम को कराना है, कौन किसे रिपोर्ट करने का काम करेगा, कहाँ से ऑर्डर फ्लो होगा, ये एक हायरार्की फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शंस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पे चीजें ऑर्गेनाइज होंगी। अब यहाँ पे मैं इस पिक्चर से क्लियर करूंगी, यहाँ पे टीम वर्क। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज है, तो किस तरीके से इकट्ठे होकर काम को कर रहे हैं, टीम वर्क में काम कर रहे हैं, दैट इज व्हाट योर ऑर्गेनाइजिंग इज। नाउ ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस क्या हो गए आपके, सबसे पहले आप एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करोगे, कौन कौन से एक्टिविटीज या फिर कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको अचीव करनी है। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप डिपार्टमेंट्स को फॉर्मुलेट करोगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, एचआर डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, इस तरीके के डिपार्टमेंट्स को आप सेग्रेट करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद किससे कौन सा काम कराना है, फाइनेंस में किस बंदे को फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखना है, मार्केटिंग में रखना है, उस तरीके से आप प्रॉपर हायरिंग करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किससे कौन सा काम कराना है वो काम आप उसको दोगे। नेक्स्ट जो मैंने बोला रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करने का काम करेगा, जिस तरीके से लोअर लेवल मिडिल को करता है और मिडिल टॉप को, तो वो जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को फॉर्म करना है वो भी इस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के ही अंदर आती है। नेक्स्ट हम बात करें स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या है आपका, स्टाफिंग अब जो लोग काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप स्टाफिंग में आपका सब कुछ आ गया, रिक्रूटमेंट हो गया, हायरिंग हो गया, प्लेसमेंट, प्रमोशंस, जितनी सारी चीजें, ये सारे ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज स्टाफिंग के अंदर आ गए आपके। तो ह्यूमन रिसोर्स ही कहीं ना कहीं आपका स्टाफिंग के अंदर आता है, तो ह्यूमन रिसोर्स के जितने सारे एक्टिविटीज भी होंगे वो आपके भी स्टाफिंग के अंदर ही आएंगे। नेक्स्ट हम बात करें स्टाफिंग प्रोसेस क्या हो सकता है मैम, तो मैन पावर प्लानिंग सबसे पहला बोले तो हमें कितने लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए, उसका प्लानिंग भी स्टाफिंग के अंदर आएगा। उसके अकॉर्डिंग रिक्रूट करेंगे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अब आप आगे पढ़ोगे कि रिक्रूटमेंट जो है वो एक पॉजिटिव है, लेकिन जो सिलेक्शन है वो आपका एक नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव प्रोसेस हो गया, सिलेक्शन नेगेटिव। अब क्यों ऐसा, वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है। अभी मैं सिंपली बता देती हूँ कि रिक्रूटमेंट में हम बहुत सारे लोगों को एप्लीकेशंस के थ्रू इनवाइट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी जॉब ओपनिंग्स होते हैं उसके लिए। उसके बाद हम सिलेक्शंस में उनमें से रिक्रूट, मतलब जो भी एप्लीकेंट्स को हमने इनवाइट किया, अब ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, उनमें से हम कुछ को सेलेक्ट करते हैं जो कि प्रॉपर होते हैं हमारे पोजीशंस को फिल करने के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि उसमें हट जाते हैं ना कुछ लोग, इसीलिए वो नेगेटिव प्रोसेस होता है। उसके बाद हम प्लेसमेंट कराते हैं, उनका ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्टरी सेशंस होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए। अब उनसे काम करा रहे तो कहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है वो हम ध्यान कराते हैं, वो हम ट्रेनिंग उन्हें देते हैं काम को करने के लिए। उन्हें एम्प्लॉयज है तो उनको सैलरी पे करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनसे काम करा रहे तो उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उनके परफॉर्मेंस को हम मॉनिटर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें अप्रेजल देते हैं। प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स भी हो सकता है, जब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनको प्रमोशन मिल सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? कहीं ना कहीं ये लीडिंग से रिलेटेड है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्कर्स को किस तरीके से लीड कर रहे हो, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके उनको चल रहे हो, तो यह कहीं ना कहीं आपका डायरेक्टिंग हो गया। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डायरेक्टिंग के अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले डायरेक्टिंग इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस that guarantees the personnel of an organization's work efficiently, effectively to achieve the intended goal। किसी, अब ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बोला कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है किसी गोल के लिए, तो वो गोल को जब अचीव करना है आपको, तो उसके लिए आप किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से उनको मैनेज कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, किस तरीके से उनको लीड कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अकॉम्प्लिश करने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपका डायरेक्टिंग फंक्शंस में लाई करता है। इसमें आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हो, ट्रेन करते हो। डायरेक्टिंग कहीं ना कहीं लीडिंग से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लीडिंग हो गया आपका। इनकरेज करते हो उनको काम को करने के लिए, तो ये सारी चीजें आपका डायरेक्टिंग में कवर होती है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या क्या हो सकता है? सुपरविजन। सुपरविजन समहाउ रिलेटेड विद द लीडिंग, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे लीड कर रहे हो, उनको प्रॉपर वे में गाइड कर रहे हो अपने वर्कर्स को। लीडरशिप हो गया, मोटिवेट कर रहे हो वर्कर्स को। कम्युनिकेशन, प्रॉपर एक कम्युनिकेशन हो रहा है। अब आप अपने वर्कर्स से काम करा रहे हो, तो वहां पे एक प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी चीजें स्मूथली रन कर सकेगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड विद द मॉनिटरिंग। अब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स काम तो कर रहे हैं, अब उनको मॉनिटर करने का भी तो काम होगा ना वहां पे। 1 सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि ये बहुत इजी हो जाए आपको समझना। तो मॉनिटरिंग इज समहाउ यू आर कीपिंग अ वॉच ऑन योर वर्कर्स। अब वर्कर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनके ऊपर ध्यान देते हैं कि वर्कर सही ढंग से काम को कर रहे हैं कि नहीं, कहाँ पे चीजें प्रॉपरली हो नहीं रही है, वहां पे हम इंटरवीन करते हैं ताकि वहां पे करेक्टिव मेजर्स को ले सके, ताकि चीजें सही ढंग से हो सके, आगे रन कर सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मूथली। अब कंट्रोलिंग के भी कुछ प्रोसेस है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब जो आपको अचीव करना है, जो टारगेट है आपका, उसको आप स्टैब्लिश कर रहे हो। सपोज अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप सपोज कि आपने बुक्स का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, वहां पे पेपर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो अब कितने शीट्स आपको चाहिए? सपोज वहां पे हमने 500 शीट्स का टारगेट रखा है, वो आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हो गया, जो आपको टारगेट अचीव करना है। अब जो वर्कर्स है काम कर रहे हैं आपके इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने सपोज 300 ही अचीव कर पाए, 300 ही पेपर्स को उन्होंने बनाया, तो कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस आ रहा है 200 का हमारा, ये कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो पा रहा है। तो कंट्रोलिंग को हम ये भी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। जो हमने सोचा और कितना काम हुआ है उसको हम देखते हैं यहाँ पे कि कितना हुआ है और कितना रिमेनिंग है हमारा। तो सिंपली इसका इक्वेशन ये भी हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इसको बोल सकते हैं, जितना हमने सोचा और कितना काम हमारा हो चुका है। ये आपका प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में आता है। नेक्स्ट हम बात करें कि और क्या क्या हो सकता है, तो ये और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कंपेयर करके आपको बताया कि 500 का हमने टारगेट रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं 300 ही वर्कर्स कर पाए, तो कहीं ना कहीं 200 का जो गैप हुआ, वो गैप हमारा कंट्रोलिंग ही बता पा रहा है। हमने उस चीज को मॉनिटर किया, हमने उस चीज को देखा, वहां पे हमने इंटरवीन किया कि हाँ चीजें अचीव नहीं हुई है। नेक्स्ट, उसको अचीव करने के लिए अब हमने जो टाइम फ्रेम रखा था, सपोज हमने बोला कि 4 आवर्स में हो जाना चाहिए था, वो टाइम फ्रेम में हम अपने टारगेट को तो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें वहां पे सोचना होगा, रेमेडियल मेजर्स लाने होंगे, किस तरीके से हम उसी टाइम फ्रेम के अंदर जो अपना स्टैंडर्ड्स हमने सेट किया था, किस तरीके से हम उसको अचीव कर सकेंगे। आज मैंने आपको क्या क्या बताया, मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स को डिस्कस किया, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को बताया है मैंने, और उसके अलावा मैंने फंक्शंस बताया हेनरी फ्योल के। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस देखने को आते हैं एग्जाम में। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन, होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। Next we will connect on the next topic of the unit 1 of management, so stay connected with the Netwala Bhaiya YouTube platform. Thank you so much.